क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल अपन ने एक्चुअली अपना टॉपिक चल रहा है अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है, ये चीज़ पढ़ लिया था कि लाइट जब किसी बाउंड्री पर टकराती हैं, जो बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट करती हैं, अलग अलग करती हैं, तो लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो कुछ डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपको हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, स्पीड चेंज करती है। काहे चेंज करती है? चूँकि मीडियम चेंज हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस, मगर एक बात बताई थी कि फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, मतलब चाहे वो रिफ्लेक्शन वाली फिनोमिना हो या रिफ्रैक्शन वाली फिनोमिना हो, उन दोनों केस में कभी भी क्या चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। फिर उसके आगे अपन ने पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि ऐसे आपको बताया था म्यू बराबर क्या होती है? c बाई वी, वेयर c इज व्हाट? c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वेयर v इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू बराबर c बाई वी। हमने बताया था म्यू कैसी क्वांटिटी है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट लेस हो और डायमेंशन लेस हो। अरे c क्या है? स्पीड, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ये भी तो क्या है? लाइट का स्पीड ही है, मगर अगर अलग मीडियम में इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इस म्यू की कोई यूनिट नहीं होगी। हमने आपके नोट्स में लिख दिया है, बताया भी था पिछले टर्म पे आपको कि म्यू कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस, इकाई ही, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। म्यू कैसी है? डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है। ना तो ये यूनिटलेस है, ये क्या है? यूनिटलेस है, और क्या है? डायमेंशनलेस है। ना इसकी कोई इकाई होती है, ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है। म्यू यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। फिर आपको हमने बताया था कि म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। म्यू की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? एयर के लिए। म्यू की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? एयर के लिए। बाकी किसी भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर आपको म्यू के ही बारे में बताया था कि म्यू बराबर क्या, एक फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। म्यू बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये वाला एक फॉर्मूला था। और एक क्या बताया था? कॉचे फॉर्मूला, म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। म्यू बराबर बताया था a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। फिर आपको बताया था कि जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी। वेवलेंथ अपन जानते हैं विवग्योर में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? विवग्योर में सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। फिर इसके बाद क्या देखा था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती थी? किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे μ2 बाय μ1, जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। फिर μ2 बाय μ1 बराबर फॉर्मूला डिराइव किया था v1 बाय v2 बराबर λ1 बाय λ2, ऐसा बताया था आपको। और कल अपन ने इस पे एक न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल किए थे इस पे, इस सारे टॉपिक पे 3 न्यूमेरिकल अपन ने किया था। और ये सारी चीज़ें थी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, ये सारी बातें थी। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको याद आ रहा होगा, तो रिफ्लेक्शन में भी अपन ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का नियम में 2 लॉ पढ़ा था। क्या क्या? पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे,
नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा कहाँ पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। यहाँ भी दो नियम है। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, all lies in the same plane। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक बाउंड्री है जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करती है। एक मीडियम इधर है, दूसरा मीडियम इधर है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं अपन कुछ है μ1, और दूसरे इसको मान लेते हैं मीडियम 1 और इसको मान लेते हैं मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 मान लिया। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लिया। अब सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर कोई लाइट इंसिडेंट होकर आ रही है। ये लाइट को क्या कहते हैं अपन? इंसिडेंट लाइट रे, आपतित किरण। और जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्मल की तरह। अब ध्यान से समझिए, अपन ने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन इसका क्या है? ये होना चाहिए, मगर ये ऐसे ना हो के क्या होता है? या तो इधर चला जाता है या तो इधर चला जाता है। और हमने बताया भी था लाइट के बारे में कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और लाइट डेंसर से रेयरर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। कोई दिक्कत? तो अभी मान लीजिए हम कोई एक को दिखा रहे हैं, इसको मिटा दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए बताया कि हो क्या रहा है। देखिए इस रे का नाम क्या है? ये रे हो गया हमारा, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे, बोले तो आपतित किरण। ये कौन है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये डॉटेड वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है ये क्या कहलाएगी? नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। ये क्या है? नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या कहते हैं अपन? एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन कोण। आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये कौन सी रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, बोले तो इसको कहते हैं अपन अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, यहां अपन उसको आर से दिखा रहे हैं। तो ये आर क्या है पता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन कोण। ध्यान से समझिए, ये क्या है? ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। एक मीडियम इधर, दूसरा मीडियम इधर। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमने माना है, दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ने क्या माना है? μ2। कोई दिक्कत? अब लाइट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और ये रे कौन सी कहलाएगी? इंसिडेंट रे, बोले तो आपतित किरण। और ये क्या है? परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, ये क्या कहलाएंगी? नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। तो कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उस आई एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन कोण। अच्छा, यहाँ पे ये रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, बोले तो अपवर्तित किरण। और रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोले तो अपवर्तन कोण। तो पहला लॉ क्या है? ध्यान से सुनिए। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, वही लिखा है हमने पहला लॉ। ठीक, दूसरा लॉ क्या है वो समझिए। दूसरा लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। ये पहला लॉ है, और दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा लॉ लिखूंगा। पहला लॉ क्या है कि भैया
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, कौन कौन से? एक तो पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है सुनिए, दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का एक नाम और है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। सेकेंड लॉ को ही, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो दूसरा लॉ है उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? स्नेल है, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ का ही दूसरा नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। सुनिए स्नेल का नियम क्या है, ठीक है? देखिए, मान लीजिए सपोज ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। इधर है मीडियम 1 और इधर क्या है? मीडियम 2। इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। कोई लाइट मान लीजिए इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ। इस पॉइंट पर अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हमको नहीं पता, देखिए अभी हमको नहीं पता ना भैया कि ये रेरर है ये डेंसर है, क्योंकि अपन ने तो दो चीज़ सीखा है कि सर रेरर से डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, डेंसर से रेरर जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएंगी। तो अभी ये मान लीजिए कहीं अपन मान लेते सपोज रेयर से डेंसर है, तो रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड कर गया, तो ये कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ने रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाया उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोले तो अपवर्तन कोण। अभी अपन ने स्नेल का नियम नहीं पढ़ा है, अब सुनिए स्नेल का नियम क्या कहता है। स्नेल का नियम क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो दो मीडियम होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक मीडियम इधर, दूसरा मीडियम इधर। पहले मीडियम, किसी एक को हम पहला मीडियम बोल दिया, दूसरे को अपन ने दूसरा मीडियम बोल दिया। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने क्या माना? μ1। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने क्या माना? μ2। पहले वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है? I। दूसरे वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया है? R। ध्यान से देना है, इस लॉ पे न्यूमेरिकल फिक्स है, आता ही आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट लॉ है और इस पे न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं मगर बेहद आसान है। सुनिए क्या, पहला मीडियम, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ1 इंटू पहले वाले मीडियम का, पहले वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? I। उस एंगल का साइन ले लेना है, तो क्या बन गया? μ1 इंटू साइन I। बात समझे मैंने क्या लिखा? पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पहले वाले मीडियम में लाइट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उस एंगल का साइन, मतलब साइन I बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और दूसरे मीडियम में लाइट ने कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ? R, उसका साइन μ2 साइन R। बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल सा बात है सर, अगर मीडियम ये ले रहे हैं ना, इसको पहला मीडियम, तो पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पहले वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल का साइन, तो μ1 इंटू साइन I बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, दूसरे वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? R, तो μ2 इंटू साइन R। μ1 साइन I बराबर μ2 इंटू साइन R। यही है हमारा स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉज क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पहले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू गुणा में दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन, μ1 साइन I बराबर μ2 इंटू साइन R। कोई दिक्कत? ये क्लियर है? ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अभी अपन इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस लॉज पे, स्नेल के नियम पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए, पहला न्यूमेरिकल,
पहला न्यूमेरिकल, इफ अ लाइट रे traveling in air, if a light ray traveling in air incidents over a medium of refractive index, if a light ray traveling in air incidents over a medium of refractive index mu in such a way that angle of refraction is half of angle of refraction is half of angle of incidence. Angle of refraction is half of angle of incidence. Then calculate value of angle of incidence. Then calculate value of angle of incidence. ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर incidents over a medium of refractive index mu in such a way that angle of refraction is half of angle of incidence, then calculate value of angle of incidence. क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट रे एयर में ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में इंसिडेंट हो रही है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे यहाँ इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। कह रहा है एक लाइट रे कहाँ से ट्रेवल करते हुए, एयर से, मतलब एक तरफ मीडियम क्या है, एयर, और दूसरे तरफ कुछ और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। सही बात है। एक तरफ मीडियम क्या है, एयर है, हवा है। हवा में लाइट रे ट्रेवल करते हुए आ रही है, तो मान लीजिए ये लाइट रे हवा में ट्रेवल करते हुए आई, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल। तो लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ ने कुछ एंगल बनाया होगा, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई। सपोज किसमें लाइट रे ट्रेवल करते हुए आ रही है, एयर में। अभी ये मीडियम इधर एयर है और ये एंटर किस में कर रही है, किसी दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो हम मान लें एयर वाले को मीडियम 1 कह देते हैं, तो क्या मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा? अरे भाई चूंकि अपन जानते हैं ना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। और दूसरा मीडियम कौन है, दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू। ये बात समझ में आया। लाइट रे पहले कहाँ थी, एयर में ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो एयर में जब लाइट है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को याद रखना है, कितना, 1। कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेना है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और एयर में ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, जिस दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू। तो हमने मान लिया पहले मीडियम को एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है, इसीलिए अपन ने लिख दिया म्यू 1 बराबर 1। दूसरे मीडियम का क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, म्यू, तो अपन ने इसको क्या मान लिया, म्यू 2 बराबर म्यू। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ट्रेवल करते हुए एक लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में आ रही है, इस प्रकार आ रही है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर के तुलना में, हर एक मीडियम क्या होता है, एयर के तुलना, हवा के तुलना में सारा मीडियम कैसा होता है, डेंसर। तो हम ऐसा कह दें सर ये तो हो गया रेरर और ये क्या हो गया, डेंसर। तो बताइए अगर लाइट रे रेरर से डेंसर जाए, अगर लाइट रे रेरर से डेंसर जाए तो किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इसीलिए हमने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मगर क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखा है कि रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ देखिए कि इफ अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट्स ओवर अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन सच अ वे दैट
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इस प्रकार दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है लाइट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का आधा हो गया। मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या है, आधा है। कोई दिक्कत? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का आधा है, r बराबर I/2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको I की वैल्यू पूछी, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका, दिमाग लगाइए, सोचिए। यहाँ इधर का इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या? हाँ सर। इस मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो भी हमने मान लिया I। दूसरे मीडियम में लाइट ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो भी पता है अपने को, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। मतलब R पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। तो सोचो म्यू और I और R के बीच में कोई रिलेशन है? अभी तो पढ़ा सर, स्नेल का नियम। क्या है स्नेल का नियम? पहला मीडियम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू पहले वाले मीडियम में लाइट ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसका साइन, μ1 इंटू साइन I बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन। तो μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। बताइए μ1 की वैल्यू 1, साइन I, μ2 की वैल्यू μ, साइन R। R के जगह क्या हम I/2 लिख सकते हैं? R के जगह अपन ने क्या लिखा, I/2, चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है। एकदम आसान है। देखिए अब क्या, यहाँ क्या बना, साइन, इसको बस सॉल्व कर लेना है। साइन I बराबर क्या बन गया, म्यू साइन I/2, म्यू साइन I/2। बोलो ये I/2 एंगल है ना, ये किसके साथ है, साइन के साथ है। क्या करें, साइन और साइन को कटा दें? बिल्कुल नहीं, साइन और साइन यहाँ नहीं कटेगा भैया, यहाँ आगे म्यू है ना। तो सर ऐसा कुछ करें, यहाँ देखो I एंगल है, यहाँ I/2 है। याद करो हमने ऐसे क्लास में बताया था आपको कि कहीं पे एंगल थीटा दिखे और कहीं उसका आधा दिखे। हम चाह रहे हैं दोनों सेम में दिख जाए, तो क्या थीटा को θ/2 में बदला जा सकता है? हाँ सर। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, क्या, साइन 2θ बराबर, साइन 2θ बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। होता है क्या, साइन 2θ बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? जिस तरह साइन 2θ बराबर हुआ 2, जो यहाँ एंगल है उस एंगल का यहाँ आधा हो गया, तो 2θ का आधा थीटा, यहाँ भी 2θ का आधा थीटा। तो बताइए अब यहाँ एंगल क्या है, थीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। हाँ या ना, जो एंगल है उस एंगल का आधा कर देना है। तो क्या बताइए, इस साइन I को लिख सकते हैं 2 sin I/2 इंटू कॉस I/2, सही है, बराबर म्यू साइन I/2। यहाँ तक कोई परेशानी? 2 sin I/2 इंटू कॉस I/2 बराबर म्यू साइन I/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? साइन I/2 से साइन I/2 निपट जाएगा, साइन I/2 से साइन I/2 निपट जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसा, ये साइन I/2, ये साइन I/2, क्या बचा, ये बन गया 2 cos I/2 बराबर क्या बन गया, म्यू। बस इसको लास्ट यहाँ देख ले रहे हैं, क्या बना, cos I/2 बराबर हो जाएगा μ/2 होगा। ऐसा अपने को क्या चाहिए, I, तो एंगल यहाँ निकालना पड़ेगा। तो ऐसा लिख दे I/2 बराबर, कॉस को उधर भेज दीजिए, तो कॉस इनवर्स μ/2। तो यहाँ से I कितना, किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स μ/2। हमने डेटा ऐसा लिया, हमने डेटा मतलब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ये डेटा ऐसा दिया रहेगा कि यहाँ एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कुछ आ जाएगा। मगर हमने एक रैंडम डेटा लिया था, इसीलिए हमारा आंसर इस टाइप में आया। कोई दिक्कत क्या है? फिर से एक बार देख लो। आपको पहले मीडियम में क्या बताया है कि पहला मीडियम क्या है, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है म्यू है। पहले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन I मान लिया। दूसरे मीडियम में जो लाइट
नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको क्या कहेंगे अपन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो क्या ये आर आई का आधा होगा? ऐसा कहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए अपन ने आर को क्या लिख दिया, I/2 के बराबर। स्नेल का नियम लगा दिया। क्या, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पहले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल। μ1 1 दिया है, साइन आई बराबर μ2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, साइन आर के जगह क्या लिख दिया, I/2। यहाँ एंगल आई है, यहाँ एंगल I/2 है, तो हमको हाफ एंगल करना होगा, उसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसमें याद क्या रखना है कि ये जो थीटा यहाँ जो भी लिखा है उसका यहाँ आधा होगा, उसका यहाँ आधा होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस एंगल का आधा, तो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। वही हमने क्या किया, साइन आई बराबर फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2 बराबर म्यू साइन I/2। साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल, ये बन गया 2 कॉस I/2 बराबर म्यू। तो यहाँ से आ गया कॉस I/2 बराबर μ/2। हमको एंगल चाहिए ना, तो एंगल को इधर रखा, कॉस को उधर भेज दिया, तो ये कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया, तो I/2 बराबर हो गया कॉस इनवर्स μ/2। तो I की वैल्यू 2 को उधर भेज दिया, 2 कॉस इनवर्स μ/2। I बराबर 2 कॉस इनवर्स μ/2। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये एक प्रिज्म है ऐसा मान लेते हैं अपन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, इधर ऐसा पॉलिश किया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2। इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्या इस सरफेस पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसा ही होगा, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल से, I एंगल से। अब क्वेश्चन पहले सुनिए, इफ द गिवन लाइट रेज, इफ द गिवन लाइट रेज, इफ द गिवन लाइट रे retraces its original path, if the given light ray retraces its original path, if the given light ray retraces its original path, then calculate value of angle of incidence, then calculate value of angle of incidence। पहले क्वेश्चन समझते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड करिए क्या लिखा है। आपको ऐसा दे रखा है, मान लीजिए एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल से, नॉर्मल के साथ I एंगल से, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ये प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, √2। क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिए, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि अगर ये लाइट रे अपने ही पाथ को, अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये लाइट रे जिस पाथ पे गया आफ्टर रिफ्रैक्शन ये उसी पाथ पे वापस लौट रहा होगा, तो बताइए उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या रही होगी, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या रही होगी, ये चीज अपने को निकालना है। चलिए इधर देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चंस को मिटा रहा हूं, या इधर देख लीजिए।
ऐसा दे रखा है अपने को, ये एंगल है 30 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ये रहा नॉर्मल, इस पर एक इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हुआ, कितने एंगल से? आई एंगल से। बाहर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बताइए बाहर के मीडियम को क्या मानेंगे अपन? एयर। बाहर कुछ नहीं है तो क्या है? एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? 1 होती है। तो लाइट रे रेयर से किधर जा रही है? रेयर मीडियम से किधर जा रही है? डेंसर। कैसे पता चला सर? बाहर देख लो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, अंदर क्या है? √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, √2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब अंदर वाला मीडियम डेंसर है बाहर वाले मीडियम के कंपैरिजन में। तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। अब ध्यान से सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि कह रहा है इफ द गिवन लाइट रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब ये लाइट रे अपने पाथ को कब रिट्रेस करेगा? उसी पाथ पे। याद कीजिए हमने आपको बेसिक लॉज बताया था ऑप्टिक्स के लिए, क्या कि अगर कोई लाइट रे किसी एक पॉइंट पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे ना, तो अगर परपेंडिकुलरली किसी पाथ पे, किसी सरफेस पे वो परपेंडिकुलरली टकराएगा तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ऐसा हमने बताया था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या था कि किसी भी एक पॉइंट पर, किसी जगह पर अगर लाइट किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे तो उस पॉइंट पर लाइट क्या करता है? अपने ही पाथ को वापस रिट्रेस कर लेता है। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि सर शायद ये लाइट रे यहाँ ऐसे ना टकरा रहा होगा ताकि ये एंगल क्या हुआ होगा? 90 डिग्री। अरे भाई ये एंगल किसी ना किसी तरह से 90 हुआ होगा, ये एंगल किसी ना किसी तरह से 90 होगा, तभी ना बोलो ये लाइट रे अपने ही पाथ पे क्या कर जाएगा? रिट्रेस कर जाएगा। क्योंकि अपन लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पर कैसे टकराए, किसी सरफेस पे कैसे टकराए? परपेंडिकुलरली टकराए, तो ये क्या होता है? अपने ही पाथ को रिट्रेस कर जाता है। तो मतलब एक बात क्लियर हो गया, क्या कि सर यहाँ लाइट रे रेयर से डेंसर आ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और बेंड करने से क्या होगी? ये यहाँ इस प्रकार बेंड कर रही होगी कि इसका मतलब श्योर है, रे डायग्राम में आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहे हैं हम, मगर यहाँ ये बात श्योर है कि यहाँ एंगल कितना बनेगा? 90। अगर यहाँ 90 नहीं बनेगा ना तो ये अपने पाथ को कभी भी रिट्रेस नहीं करेगा। इसका मतलब श्योर है ये लाइट रे इस सरफेस पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब श्योर हो गया ये भी 90 और ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, हाँ या ना? अब देखो इससे काम हो गया अपना, बोलो कैसे? ये 90, ये ट्रायंगल दिख रहा है एक, ये 30, ये 90, तो बोलो ये 60 होगा। अरे भाई ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, ये 90 कैसे पता चला? सर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि लाइट रे अपने ही पाथ पे, ओरिजिनल पाथ पे रिट्रेस कर रहा है। ऐसा कब होगा? जब लाइट जिस सरफेस से टकरा रही है फर्दर, उस सरफेस पर कैसे टकराए? परपेंडिकुलरली टकराए, तभी वो अपने पाथ पे रिट्रेस करेगा। इसीलिए इस एंगल को कितना लिखा? 90। अब अगर ये 90, ये 30, तो ये 60 होगा। और बोलो ये नॉर्मल इस सरफेस के लिए, तो टोटल एंगल 90, ये 60, तो क्या ये हो गया 30। काम हो गया। बताओ क्या क्या? इधर मीडियम को बोल दे μ1 और इधर वाले को बोल दे μ2। तो बताइए पहले यहाँ इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए। तो पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पहले वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन, बराबर दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दूसरे वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल। नहीं, μ1 कितना दे रखा है? एयर है 1 इंटू साइन पहले वाले इस मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? आई, बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? तो ये रहा लाइट रे नॉर्मल के साथ कितने एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री। काम खत्म। साइन आई बराबर √2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या इससे ये √2 बार में कट जाएगा? तो यहाँ बन गया क्या? साइन आई बराबर कितना आ गया? 1/√2। बताइए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू। हमने यहाँ लिख दिया साइन 45। तो यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं? आई की वैल्यू क्या हो गया?
45 डिग्री। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताओ वहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही निकाला था, मगर वहाँ एंगल ऐसा आया था, क्या कैसा आया था, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। हमने बोला कि आपको क्वेश्चन में डेटा ऐसा इजीली गिवन होगा जिससे आप उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ डिजिट में आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो अपने को तरीका पता, इससे जस्ट पहले वाला न्यूमेरिकल में किया था तो उसमें एंगल ऐसा नहीं आया था। ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, बोलो क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि इस गिवन सिस्टम में लाइट रे अपने ही ओरिजिनल पाथ पे रिट्रेस कर रहे हैं। इफ द गिवन लाइट रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, कह रहा है बताओ इस आई की वैल्यू क्या रखें जब ये लाइट रे अपने ही पाथ को क्या कर जाए, रिट्रेस। तो बताओ इस सरफेस पर तो ये ऐसे है, इस सरफेस पे ये ऐसे टकरा रहा है, टकराने के बाद ये किसी दूसरे सरफेस से टकराएगा, और अगर किसी दूसरे सरफेस से ये परपेंडिकुलरली टकरा जाए तो क्या ये अपने ही पाथ पे नहीं रिट्रेस कर जाएगा? तो वही पूछा है कि अगर कोई लाइट रे अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर रहा होगा तो जिस समय ये अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर रहा होगा उस समय बताइए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या रही होगी। तो अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिया, मगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो बेंड हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या इस सरफेस पे जाएगी ना? मगर आप ही बता दीजिए ना कि इस सरफेस पे जब ये लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो कैसे करेगी? परपेंडिकुलरली करेगी, है ना? अगर ये लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तभी ना अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसीलिए यहाँ एंगल अपन ने 90 लिखा। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आप ही देखिए, जानते हैं अपन एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो क्या ये 60 होगा? 90 + 30 + 60 180 हो रहा है। अब इससे क्या हुआ, ये रहा सरफेस और ये रहा नॉर्मल। बताइए ये नॉर्मल और ये सरफेस आपस में परपेंडिकुलर तो टोटल एंगल 90। बताइए ये 60 तो क्या ये 30 नहीं हो गया? इसका मतलब यहाँ दिख रहा है कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, कैसे निकालेंगे? सर अपन ने क्या किया, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पहले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन। तो पहले मीडियम क्या कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, मतलब आपको खुद समझना है बाहर क्या है, एयर है। सर अगर कुछ दे देगा तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कह देता कि ये प्रिज्म पानी में डूबा हुआ है तो बाहर वाला मीडियम पानी हो जाता, मगर कुछ नहीं दिया होगा तो क्या मान लेंगे? एयर। और हमेशा याद रखेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। ऑलवेज, हमेशा, कभी क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, आपको हमेशा कंसीडर करना है एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू इधर वाले मीडियम में नॉर्मल के साथ लाइट रे ने कितना एंगल बनाया? आई, तो साइन आई बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। तो ये लिख दिया साइन आर की जगह 30 डिग्री, खत्म। साइन आई बराबर √2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये √2 ये 2, √2 से 2, √2 बार में कैंसिल, साइन आई बराबर 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की। तो आई का मान कितना आ गया? 45। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जब ये लाइट रे अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखना पड़ेगा अपने को? 45 डिग्री, तभी ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए आगे चलें। और भी क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करने के लिए मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मगर बेसिक फंडा यही है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको समझ में आ रहा है ना स्नेल लॉ कब लगाना है, स्नेल का लॉ लगा के और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत जगह काम आएगा, इसका प्रूफ सब में भी काम आएगा स्नेल के नियम का। तो बेहद आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के लिए। क्या है देखिए, पहला केस फर्स्ट, व्हेन
ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड viewed from rarer medium, and viewed from rarer medium, मतलब क्या कह रहा है देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ प्रेजेंट है, डेंसर मीडियम में, और अपन देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर मीडियम से। सर एग्जांपल इसका, हाँ बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इधर मीडियम पानी है। अरे जैसे मान लीजिए इस केस का एग्जांपल क्या होगा कि मान लीजिए मछली पानी में तैर रही है, तो मछली कहाँ है, पानी में, और हम देख कहाँ से रहे हैं, बाहर से, जमीन पर से अपन देख रहे हैं, तो अपन कहाँ प्रेजेंट है, हवा में। मछली कहाँ प्रेजेंट है, पानी में। बताइए हवा के तुलना में पानी कैसा मीडियम, डेंसर, तो क्या ऑब्जेक्ट डेंसर में है, और हम देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर से। वही केस है कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और हम देख कहाँ से रहे होते हैं, रेयरर से, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनता है वो देख रहे हैं अपन। तो इधर मान लीजिए मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम क्या है, पानी है सपोज, तो पानी का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो बाबू अभी हम पानी नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, डेंसर मीडियम हवा के तुलना में केरोसिन भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने हम डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखा दिए, म्यू डी से। किससे, म्यू डी। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी फॉर डेंसर मीडियम के लिए। अच्छा, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये कौन है, रियल में मछली है, और हमको देखना कहाँ से है, रेयरर से, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ने क्या मान लिया, म्यू आर। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं देगा रेयरर मीडियम तो हम मान लेंगे एयर है, तो वहीं पे म्यू आर की जगह क्या रख लेंगे, 1। मगर हम जनरल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रख लिया, म्यू डी, और रेयरर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रख लिया, म्यू आर। कोई दिक्कत, आइए इधर, ये कौन है, ये कौन है, मछली। अब इसका हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, मतलब हमको रियल में मछली यहाँ पे है, मतलब ये मान लीजिए नदी का सरफेस है या समुद्र का ये सरफेस है, पानी का ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर तो हवा ही होगा ना, मगर इस सरफेस के नीचे तो पूरा का पूरा पानी है, यहाँ मछली है। तो हमने क्या किया, एक लाइट रे को ऐसे नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट कराया। तो बताइए अभी अपन ने पढ़ा है कि नॉर्मली इंसिडेंट रे क्या अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, और जब ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी तो इसके लिए ये अपने ही पाथ को ऐसे रिट्रेस करेगा, तो हम इसको ऐसे डॉटेड ऐसे मिला सकते हैं, ये एक रिफ्रैक्टेड रे हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, सॉरी, ऐसे ऐसे, हाँ, तो लाइट रे इस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया तो अपने ही पाथ पे क्या हुआ, रिट्रेस कर गया। कोई दिक्कत। अब इधर और देखो, अब क्या किए, हम इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को किसी एंगल पर गिराए, किसी एंगल पर गिराए। कितने एंगल पे, मान लीजिए सपोज ये लाइट रे यहाँ नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आई। क्या बना रहा है, आई। बताइए अगर ये एंगल आई बनाएगा तो क्या ये भी एंगल आई होगा। कैसे सर, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से बराबर होगा, तो ये आई तो ये भी आई होगा। अब बताइए लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर। अरे भाई नीचे वाला मीडियम डेंसर, ऊपर वाला मीडियम रेयर, तो लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयरर। बताइए जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है तो किधर बेंड करती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे भाई लाइट रे को ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए था, मगर डेंसर से रेयरर जाता है तो किधर बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसीलिए इधर बेंड करा दिया। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर जाता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता। अच्छा, तो देखिए एक रिफ्रैक्टेड रे इधर है, इसी पाथ पे ना रिट्रेस किया, और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे इधर है, तो ये कहीं आगे मिलेगा नहीं। तो एक काम करें सर, इस लाइट रे को पीछे बढ़ाते हैं, तो इस लाइट रे को अगर पीछे बढ़ा दें तो क्या यहाँ पे मिल गया, एक रिफ्रैक्टेड रे यहाँ और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे यहाँ, तो दो रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिला तो क्या यहाँ इमेज बन गया। इमेज बनाने के लिए या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ इमेज बन गया। मतलब समझे इसका क्या हुआ, रियल में मछली कहाँ थी, पानी में यहाँ,
और जब हम हवा से देखेंगे ना, बाहर से देखेंगे, ज़मीन पर से जब उस मछली को देखेंगे तो वो मछली यहाँ नहीं दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है, यहाँ थोड़ा ऊपर उठता हुआ। अरे आपने बचपन में भी किया होगा, पानी, एक बाल्टी में पानी है, पानी में सिक्का गिरा दीजिए, ठीक है, और जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको सिक्का वहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिखेगा। काहे दिखा, समझ में आया? ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ था मगर आपको दिख कहाँ रहा है, यहाँ। तो ऑब्जेक्ट जहाँ एक्चुअल में था उस हाइट को कहते हैं एक्चुअल हाइट। उस हाइट को क्या कहते हैं? एक्चुअल हाइट, HAC। क्या कहते हैं उस हाइट को? एक्चुअल हाइट। और जहाँ पे इमेज दिख रहा है, इमेज कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा इमेज, इमेज कहाँ पे दिख रहा है? इस हाइट पे, यहाँ। तो जिस हाइट पे इमेज दिख रहा है उस हाइट को क्या बोलेंगे अपन? HAP, HAP। ऑब्जेक्ट जहाँ रियल में था वो हो गया H एक्चुअल, और जहाँ इमेज दिखा उसको अपन क्या कहेंगे? H एपरेंट। मतलब ये हो गया HAC का क्या मतलब हुआ? HAC का मतलब हुआ एक्चुअल हाइट। HAC का क्या मतलब हुआ? एक्चुअल हाइट या एक्चुअल डेप्थ, मतलब इसको कहते हैं वास्तविक ऊंचाई। मतलब यहाँ एक्चुअल डेप्थ बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई। और HAP को क्या कहेंगे? HAP को कहेंगे एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आई था, ये आई हो गया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। हम देख कहाँ से रहे हैं? रेयरर मीडियम से। ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और हम देख कहाँ से रहे हैं? रेयरर मीडियम से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो डेंसर में, देख रहे हैं रेयरर से, तो इमेज क्या बनता है? ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा पास बनता है। रियल में ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे है, जबकि इमेज कहाँ बन रहा है? पास में बन रहा है, ठीक है। चलिए इधर देखिए। अच्छा बताइए, ये जो लाइट रे इधर गया दूसरे मीडियम में, तो ये लाइट रे ने नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया? मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। क्या ये सेम लाइट रे वही है? और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा? तो हम ऐसा कहें, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, काहे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसको मान लीजिए ये A है, ये B है। अब ध्यान से देखिए, इस AB सरफेस पे, क्या AB सरफेस पे स्नेल का नियम लगाया जा सकता है? नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB। AB सरफेस पे क्या करना है? स्नेल का नियम अप्लाई करना है AB सरफेस पे। तो आइए, जिस सरफेस पे स्नेल का नियम लगाते हैं उस सरफेस के एक तरफ एक मीडियम होता है, दूसरे तरफ दूसरी मीडियम होती है। स्नेल का नियम क्या कहता है? सिंपल, क्या? पहले मीडियम इंटू पहले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन। मान लें इसको पहला मीडियम, तो पहले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू R अपन ने माना है। पहले वाले मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? R। तो साइन I की जगह क्या रख दें? R। दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया I, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू D इंटू साइन I। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं। देखिए ये जो एंगल है I और R, ये जो एंगल है, ये एंगल एक्चुअली में जो ये आपको दिख रहा है ना कि ऑब्जेक्ट को एक यहाँ गिराया, ऑब्जेक्ट से एक लाइट को यहाँ गिराया, एक लाइट को कुछ एंगल पे दिखाया है। रियल में जो ये AB है ना बहुत छोटा है, ये AB इतनी बड़ी नहीं है। हमने आपको क्लियरली विजिबल करने के लिए दिखाया है कि AB इतनी बड़ी है। AB क्या है? बहुत छोटा है। तो फॉर स्मॉल AB अगर बहुत छोटा है, बताइए अगर ये बहुत छोटा है तो क्या इसके सामने वाला ये एंगल भी छोटा होगा? अरे भाई ट्रायंगल में अपन जानते हैं ना, अगर ये ट्रायंगल I है तो इस I के सामने वाला ये एंगल, इस
एंगल आई के सामने वाला ये साइड, अगर ये एंगल छोटा है तो ये साइड भी छोटी होगी। उसी तरह अपन ने हमने बोला आपको कि अगर ये ए बी बहुत छोटा है तो इस ए बी के सामने वाला ये एंगल आर और इस ए बी के सामने वाला ये एंगल आई भी बहुत छोटा होगा। तो जो आई और आर लिखा हुआ है वो रियल में क्या है, बहुत छोटा है। और जब एंगल बहुत छोटा होता है हम जानते हैं क्या, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेट टेन थीटा के बराबर, और इसको किसके बराबर, थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों आपस में लगभग बराबर होती है। तो क्या स्मॉल ए बी है तो हम यहाँ से कह दें आई और आर बहुत छोटा होगा। तो क्या अगर आई और आर एंगल बहुत छोटा है तो क्या साइन आर को टेन आर लिख दें और साइन आई को टेन आई लिख दें। तो फॉर स्मॉल ए बी देन आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, आई और आर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। आई और आर बहुत छोटा है इसीलिए साइन आर को अप्रॉक्सीमेट क्या लिखेंगे, टेन आर, और साइन आई को अप्रॉक्सीमेट क्या लिखेंगे, टेन आई। समझ में आया। तो अब यहां से देखो ये बन जाएगा म्यू आर इंटू साइन आर के जगह क्या लिख देंगे, टेन आर बराबर म्यू डी इंटू साइन आई के जगह क्या लिखेंगे, टेन आई। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी। म्यू आर इंटू टेन आर बराबर म्यू डी इंटू टेन आई। क्या मैं इधर मिटाऊं, इधर मैं मिटा रहा हूं। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, इधर देखिए क्या आया, म्यू आर इंटू टेन आर बराबर म्यू डी इंटू टेन आई। म्यू आर यहां से देखिए टेन आर ये ट्रायंगल दिख रहा है ए आई बी। अरे भाई ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा आई। क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल दिख रहा है, ये एंगल यहाँ से आर है। आप ही बता दीजिए बाबू, टेन थीटा बराबर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने वाले को क्या परपेंडिकुलर कहते हैं। तो टेन आर बराबर हो जाएगा ए बी बाय 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया ए आई। तो क्या बताइए, टेन आर बराबर लिख सकते हैं, टेन आर बराबर लिखेंगे ए बी बाय ए आई। तो टेन आर की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बाय ए आई। टेन आर बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए आई बराबर म्यू डी इंटू टेन आई। टेन आई बोले तो ये ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा एंगल आई। तो फिर से इस आई के सामने वाले को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो टेन आई बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, बेस बोले तो ओ ए। तो टेन आई बराबर क्या लिख देंगे, ए बी बाय ओ ए। टेन आई बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बाय ओ ए। सही है। बताइए ए बी से ए बी निपट गया, क्या बना, म्यू आर बाय म्यू डी और ए आई। हाँ ए आई को इधर भेज दीजिए, तो ये बन गया क्या, म्यू आर बाय म्यू डी बराबर ए आई बाय ओ ए। अरे बाबू इस म्यू डी को नीचे बुलाया तो म्यू आर बाय म्यू डी हो गया, ए आई को उधर भेज दिया तो ए आई बाय ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या ए आई बराबर लिख दें म्यू आर बाय म्यू डी इंटू ओ ए। म्यू आर बाय म्यू डी इंटू ओ ए। बताइए ए आई कौन है, ए आई है एपरेंट डेप्थ बराबर म्यू आर बटे म्यू डी इंटू ओ ए कौन है, एक्चुअल डेप्थ। बताइए क्या समझ में आया अपने को। यहाँ से क्या निकाला कि अगर एक्चुअल में मछली पानी के सरफेस से कितने हाइट पे है, कितने डेप्थ पे है, HAC पे, और हम देख कहाँ से रहे हैं, हवा से, एयर से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो हमको वो मछली कहाँ पे दिखेगी, जहाँ पे दिखेगी क्या, सरफेस से, नदी के सरफेस से उसकी डेप्थ कितनी होगी, HAP। तो HAP कैसे निकालेंगे, HAP बराबर हो जाएगा म्यू आर बाय म्यू डी इंटू HAC। आर मतलब म्यू आर का मतलब
रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू डी का मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, HAC का मतलब एक्चुअल डेप्थ और HAP का मतलब एपरेंट डेप्थ। HAC का मतलब एक्चुअल डेप्थ, HAP का मतलब एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो गया, म्यू आर बाय म्यू डी इंटू HAC। इसके आगे कल आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इसके बाद और भी चीज़ पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका दूसरा केस भी पढ़ेंगे। आज इसको ध्यान से देखिएगा, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।